हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी ज़रूरत इस समय तो खैर बहुत ज़्यादा है। वो इस समय ये उनसे पता लग जाएगा कि आगे चल के दिशा और दशा कैसे रहने वाली है निफ्टी की। मेरे साथ गौतम शाह जुड़ रहे हैं। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ईटी नॉट स्वदेश को समय देने के लिए। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप उन चुनिंदा एनालिस्ट में से एक है जिनके पास टेक्निकल्स के तो तीन तीन बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स हैं। और आप भारत में नहीं, आप तो बाहर भी पढ़ के आए। और दूसरा, अब आप फंडामेंटली रिसर्च करके भी उस कंपनीज के बारे में रखते हैं। तो कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे आपकी एक्सपर्टी ना हो, तो आपसे ज़्यादा हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करके पूछ पाते हैं। गौतम, सीधा ही पहले मैं आता हूँ मार्केट पे। दो हिस्से हैं, दो लोग हैं मार्केट के अंदर। एक हिस्सा ये है कि जिनके पास ऑलरेडी फंसे हुए लोग हैं, जो थोड़ी ऊपर की निफ्टी लेके बैठे हैं। उनको आप डराओगे या उनको आप सहारा दोगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जिनके पास अभी कुछ नहीं है, लेना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, आ गई, वो लेना चाहते हैं, उनको आप दिलवाओगे या फिर नहीं दिलवाओगे सर इंडेक्स? गुड मॉर्निंग और थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बट देखिए, रियल बात ये है कि सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस का इस मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा नया कुछ ऐसा कर जाता है कि हमें एवॉल्व करना पड़ता है। और आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह की तेजी आई और फिर जिस तरह की मंदी आई, आई थिंक मैंने पिछले 20 सालों में ऐसे फास्ट मूव्स नहीं देखे। एंड आई थिंक ये एक नई नॉर्मल हो गई है। बट आई थिंक जो आपने 2 क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन कि अगर आप ऊपर लेवल्स पे स्टकअप है तो इस लेवल्स पे आप पैनिक मत कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से जो 10 दिन पहले एक मिनी कैपिचुलेशन में चला गया था। मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब बाजार टॉप आउट होता है तो देयर इज अ वाव फैक्टर, और जब बाजार बॉटम आउट होता है तो देयर इज अ हाउ फैक्टर कि ये कैसे हो गया। और आई थिंक 7 दिन पहले हमने जिस तरह के शेयरों के भाव देखे, जिस तरह का इंडेक्स लेवल्स देखा, आई थिंक पीपल हैड बेसिकली गिवन अप ऑन द मार्केट। ये एक टिपिकल कैपिचुलेशन थी। चार्ट्स पे अगर आप देखिए एकदम ओवरसोल्ड था, और ब्रेक के हिसाब से ओवरसोल्ड था, और सेंटिमेंट तो ओवरसोल्ड था ही। सो जिस तरह की रिकवरी आई है अच्छा लग रहा है। बट जब एक स्टॉर्म पास होता है तो उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो मार्केट आपको बीच बीच में डराएगा। एक क्लीन वी शेप रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि काफी हेडविंड्स है और मार्केट अब एक बेस बिल्डिंग फेज में चला जाएगा। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपने कुछ नहीं खरीदा है तो इस लेवल्स पे, इस डिप्स पे खरीदारी कीजिए, मगर मीडियम टर्म के हिसाब से। ये मत सोचिए कि अगले 7 दिन, 10 दिन या 1 दिन में आप पैसा बनाएंगे, वो ये मार्केट आपको मौका नहीं देगा। बट अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली खरीदारी कीजिए। अगर आप निफ्टी लेवल्स की बात करें तो 15,700 मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी आज उसके नीचे क्लोज होता है, तब हो सकता है कि थोड़ी और डाउनसाइड 15,400 तक हो जाए, और ऊपर की तरफ में 15,875 और 16,180 ये हमारे लेवल्स है। मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगा या ज्यादा नीचे जाएगा। अब एक ये रेंज में चला जाएगा, जैसे मैंने कहा, एक फाउंडेशन बनाएगा। और इस पीरियड में आपको स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक होना है। आपको उन सेक्टर्स में रहना है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे ऑटो, जो हमें काफी अच्छा लगता है। आईटी आज डाउन है मगर हमें काफी अच्छा लगता है। मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने पिछले बार भी कहा था और मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को ज्यादा फोकस मत कीजिए। आई थिंक दैट विल गिव यू रिटर्न्स। मॉर्निंग गौतम, प्रियंका यार, मुझे याद है जब पिछली बार आपसे बात हुई थी, एटलीस्ट इट्स बीन मोर देन 2 मंथ्स और सो, तब आपने, या ज़्यादा ही हुआ होगा, तब उस वक्त बाजार में जिस तरह से वीकनेस का दौर था उसे बहुत क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन एक बात आपने बहुत क्लियरली कही थी कि आप S&P इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, और जब तक वो 4,000 के पास नहीं आ जाता हम बाइंग नहीं करेंगे। 4,000 से इस वक्त नीचे है, तो क्या अभी भी कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है बाइंग का? क्योंकि आप ये बात तो कह रहे हैं कि अगर खरीदारी यहाँ करें तो मीडियम टर्म के लिए सिर्फ करें, यानी अभी भी बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन नहीं आ पा रहा। क्या बड़े ट्रिगर्स है? देखिए, कन्विक्शन नहीं आ रहा है इंडेक्स पे। अगर आप निफ्टी की बात करें या ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस की बात करें, वहां पर कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 5-6 दिन की हुई है। और यहाँ पर वी हैव टू बी अ लिटिल मैच्योर एंड प्रैक्टिकल टू से कि 5 दिन के मूवमेंट के चलते ये नहीं कह सकते कि बॉटम आउट हो गया, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बेयर मार्केट है ये 8 महीने से चल रहा है और बीच बीच में तेजी आती है। बट मेरा ये मानना है कि जो काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स है मार्केट में, वो बॉटम आउट हो गए हैं। तो वहां अपने को कमिटमेंट बनाना है, निफ्टी को नहीं देख के। और जैसे आपने जो पॉइंट यूएस मार्केट्स का कहा, मुझे लग रहा है कि वो एक बार के लिए स्टेबलाइज हो गया है। अगर डाउ का लेवल देखे, रसल 2000 देखे, नैस्डैक देखे, नैस्डैक का ब्रेथ देखे जो कोविड लेवल्स पे चला गया था,
तो जिस तरह की ओवरसोल्ड सिनारियो थी यूएस में भी, लग रहा है कि यूएस मार्केट भी यहाँ से स्टेबलाइज कर जाएगा। एंड द आइसिंग ऑन द केक इज ऑयल, क्योंकि ऑयल जिस तरह से ये 120 के लेवल से अभी जो गिरा है, आई थिंक वो भी एक स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। एक ही और प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है करेंसी, क्योंकि जिस तरह से रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट नेगेटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स, और वो एक प्रेशर डालेगा। और सेकेंडली एफआई पोजीशनिंग। बट ये दो फैक्टर्स को छोड़ के आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप निवेश अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर खोने के लिए है नहीं। मेरा ये, आप प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को ये रेकमेंड करूंगा, मीडियम टर्म देखिए, काफी अच्छा पैसा बनेगा। गौतम, आपके सारे ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही हैं। ग्लोबल मार्केट्स जो हैं सेटल होते हुए दिख रहे हैं। करेंसी ऑफ कोर्स अच्छा पैसे की कमजोरी आज भी हमने देखी, निचले स्तरों पर रुपया ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और क्रूड फैक्टर तो है ही जहां पर हमने डिप देखा है। ऑफ कोर्स वहां से एक उबाल भी नजर आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे किस तरफ ये बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन ऐसे में जो एक चीज आपने कही, कॉशियस नजरिया है, लेकिन सही पोर्टफोलियो का चुनाव करना, सही सेक्टर का चुनाव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर नजरिया क्या है आपका? देखिए, अभी के रिकवरी में क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो तो चल रहे हैं, और जो इतना बड़ा गिर चुके हैं और जिनमें क्वालिटी नहीं है फंडामेंटल्स की, वो चल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक नया, आई थिंक एक सीजन हमें देखने को मिलेगा मार्केट में अगले 2-3 महीने में, जहां सिर्फ क्वालिटी चलेगा, और इसीलिए आपको सिर्फ क्वालिटी में रहना है। और अगर आप सेक्टर्स की बात करें, आई थिंक ऑटो इंडेक्स ने जिस तरह का लीड लिया है, देखिए कोई भी सेक्टर जब खराब टाइम पे खराब नहीं रहता है, वो अच्छे टाइम पे भाग जाता है। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड विद ऑटो इंडेक्स। अगर आप ऑटो स्टॉक्स देखें, जब निफ्टी 15,150 तक गया था तो ऑटो स्टॉक्स नहीं गिरे, वो साइडवेज हो गए थे। तो ये हम इनफैक्ट अपने सब्सक्राइबर्स को डेली बेसिस पे बता रहे थे पिछले 15-20 दिनों से, और लग रहा है कि ऑटो इंडेक्स 12,000 का जो उसका लाइफ टाइम हाई है वो क्लियर कर जाएगा, और एक बार वो होता है तो 13,200 से 13,500 तक जा सकता है। तो मुझे ऑटो तो काफी अच्छा लग रहा है, एंड दिस विल बी फॉलोड बाय मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। ये आपके लिए हो सकता है एक सरप्राइज हो, या आपके व्यूअर्स के लिए सरप्राइज हो, पर मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बॉटम बन गई है। अगर निफ्टी नई लो जाती भी है तो आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यहाँ से अच्छा करेंगे। वहां पर स्टॉक पिकिंग कीजिए, वहां पर बास्केट बाइंग कीजिए, 1-2 स्टॉक मत लीजिए, बास्केट ऑफ क्वालिटी 20, 30, 40 स्टॉक्स लीजिए किसी भी तरीके से। आई थिंक दैट विल रिवॉर्ड यू ओवर द मीडियम टर्म। सो ऑटो, मिड कैप, स्मॉल कैप, रियल एस्टेट एंड आईटी, ये हमारे अभी 5 फेवरेट सेक्टर्स है, और इसमें कमिटमेंट बना के चलना चाहिए। गौतम, अगर कोई कंप्लायंस का इशू नहीं है तो आप शेयर बता सकते हैं इसी कैटेगरी में से, मिड कैप, स्मॉल कैप, रियल एस्टेट, आईटी, जिसके बारे में भी आप बता रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वालिटी में रहना है, तो यू हैव टू लुक एट ऑल द टॉप क्वालिटी नेम्स। सो आईटी में आई थिंक जो बिग 4 स्टॉक्स है लेड बाय टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, सब अच्छे लगते हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिड कैप आईटी में है वो, बट वहां पर क्या मूवमेंट कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल है, सो आई वुड बी अ लिटिल केयरफुल देयर। रियल एस्टेट में डीएलएफ अच्छा लगता है, ओबरॉय रियलिटी अच्छी लगती है, प्रेस्टीज एस्टेट्स आई थिंक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, ब्रिगेड आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, वो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो टॉप क्वालिटी नेम्स है, ये दोनों सेक्टर्स में इसमें फोकस रखिए। ऑटो में तो हमारा फेवरेट एमएनएम और मारुति रहा है, आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स यहाँ से भी अच्छा करेंगे। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वहां पर आप बास्केट खरीदे। अगर आप बास्केट खरीदते तो अगर मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी आएगी तो आपको गेन्स मिलेगी, मगर अगर आप स्टॉक पिकिंग करने जाएंगे तो इस वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। गौतम, एक व्यू और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जितना हम यूनानिमसली एक एक्सपर्ट्स का व्यू लेना चाह रहे हैं, उन्हें बैंकिंग और फाइनेंशियल तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वीकनेस के साइन दिख रहे हैं। आपके राशनल क्या रहेंगे? देखिए, बैंक्स में प्रॉब्लम तो है। The reason being it has been making a series of lower tops and lower bottoms. बैंक निफ्टी निफ्टी को चला नहीं पा रहा है, और अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें, दे आर ऑल लैंग्विशिंग। कोटक बैंक को देखिए 52 वीक लो के आसपास है, एचडीएफसी बैंक में कुछ मूवमेंट आ रही नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जो आउट परफॉर्मर्स थे वो साइडवेज हो गए हैं। सो एज सच कोई इमीडिएट इंडिकेशन नहीं है। 32,500 बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा मीडियम टर्म सपोर्ट है। सो मेरे हिसाब से ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर 32,500 ब्रेक होता है तो पूरा मीडियम टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी के लिए चेंज हो जाता है, बट अगर वो सेफ रहा तो आई थिंक बैंक निफ्टी में तेजी मिल सकती है। बट बैंक निफ्टी में और बैंक्स में आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, आपको दूसरे सेक्टर्स में जाना है। मुझे नहीं लगता है कि बैंक्स इस मार्केट की रिकवरी में लीड करेंगे। ऑलराइट गौतम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बातचीत और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे